नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपन MCQ चला रखे हैं। वो यहाँ पे क्रैश कोर्स के आधार पर चला रखे हैं, लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आपको बताऊँ 2 टॉपिक अपन करने वाले हैं। मतलब आज की जो क्लास है उसमें अपन 2 टॉपिक कवर करेंगे। 2 टॉपिक ये रहेंगे दोस्तों। जो अपना पहला टॉपिक रहेगा इसमें, वो टॉपिक रहेगा यहाँ पे पाचन तंत्र से संबंधित, और जो दूसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे ओलंपिक से संबंधित। दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग अपन ने 100 क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले, और एक बार क्लास को शेयर कर दे दोस्तों सभी। फिर अपन यहाँ पे शुरू करने वाले। क्लास को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। यहाँ पे बहुत कम समय बचा अपने पास, मतलब लगभग अपन माने तो यहाँ पे 20 दिन बचे, और 20 दिन में अपन यहाँ पे कंप्लीट कोर्स कर देंगे MCQs के माध्यम से। और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। दिन प्रतिदिन अपन 200 से लगभग 200-300 क्वेश्चन अपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लास को एक बार सभी दोस्तों शेयर कर दे, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चले दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का अंग नहीं है? पाचन तंत्र का अंग नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका यहाँ पे पार्ट नहीं है, अंग नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। निम्न में से कौन सा अंग है जो पाचन तंत्र का अंग नहीं है? नहीं है पूछा गया दोस्तों यहाँ पे। आरनाल, फेफड़ा, छोटी आंत और अग्नाशय। प्रश्न नंबर 1 में बताना है दोस्तों। और क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। जितने भी दोस्त जुड़े हैं सब एक बार क्लास अपनी जो प्लेटफॉर्म है वन पे क्लास को शेयर कर दिया करो। प्रश्न नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है या फेफड़ा यानी लंग्स होते हैं दोस्तों। वो लंग्स किसका यहाँ पे बताऊँगा आपको, वो पाचन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि ये श्वसन तंत्र का भाग है। ये अपने को फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? दोस्तों यहाँ पे मुख के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों अगर संख्या में देखे तो लार ग्रंथियां वो 6 होती है। जैसे पैरोटिड होती है, सबमेंडिबुल, सबलिंगुअल, ये जो लार ग्रंथियां होती है तो यहाँ पे संख्या में कितनी 6 होती है, लेकिन जोड़ी में यहाँ पे पूछे गए तो 3 जोड़ी यहाँ पे ध्यान रखना है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और लार के अंदर ध्यान रखना 99% यहाँ पे जल पाया जाता है। लार के अंदर 99% जल पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे लार है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों एंजाइम की बात कर रहे हैं अपन, वो कौन सा एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेटेमिन, पेप्सिन या टाइलिन, लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम। प्रश्न नंबर 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टाइलिन एंजाइम होता है, वो लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। दोस्तों अस्थायी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जिसे अपन दूध के दांत के नाम, यहाँ पे अस्थायी दांतों की संख्या की बात कर रहे हैं, वो कितनी होती है? प्रश्न नंबर 4 में बताना है दोस्तों आपको, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, 10 की जगह आपको 20 कर लेना है। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, जिसे अपन दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों यहाँ पे इसे अपन दूध के दांत के नाम से जानते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। उनमें से अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो वो 20, और स्थायी दांत कितने होते हैं? तो 12। इस प्रकार अपन देखते हैं टोटल 32 दांत हो जाते हैं, जिन्हें प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 20 दांत होते हैं, उसे अपन अस्थायी दांत के नाम से, दूध के दांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोबारा से, वयस्क व्यक्ति में, यहाँ पे एडल्ट पुरुष की बात कर रहे हैं अपन, वयस्क व्यक्ति में स्थायी दांतों की संख्या है। दोस्तों यहाँ पे वयस्क व्यक्ति है, उसमें स्थायी दांतों की संख्या यहाँ पे कितनी होती है? प्रश्न नंबर 5 में बताना है। दोस्तों वयस्क व्यक्ति हो जाता है
मतलब वयस्क व्यक्ति हो जाता है। बच्चा होता है तो उसमें यहाँ पे 20 अस्थायी दांत और 12 स्थायी दांत हो जाते हैं। लेकिन जो वयस्क व्यक्ति है उसके अंदर दूध के दांत उसमें अब नहीं पाए जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। तो उसमें कितने दांत होते हैं, यहाँ पे स्थायी दांत की संख्या कितनी हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 32 दांत है वो स्थायी दांत की श्रेणी में उसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा नहीं है, यहाँ पे वयस्क है, एडल्ट है, और उसमें यहाँ पे स्थायी दांत बन जाते हैं, क्योंकि 20 दूध के दांत और 12 स्थायी दांत ये दोनों कवर हो गए, यहाँ पे 32 दांत स्थायी श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे दांत के भाग है दोस्तों। जो दांत है, दांत के भाग कौन से हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। वैसे मुख्य तो देखे जाए दोस्तों दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ICPMM जिसे अपन इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। 4 प्रकार के दांत होते हैं। लेकिन यहाँ पे दांत है, उस दांत के भाग कितने हैं। ये मान लो कोई दांत है, इस दांत का भाग कितने होते हैं, तो ये भाग 3 भाग होते हैं इसके। जो ऊपर होता है इसका वो जड़, बीच में होता है उसे अपन गर्दन के नाम जानते हैं, और लास्ट में जो नीचे की तरफ अपन चबाते हैं नीचे वाला पोर्शन उसे अपन शिखर के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो उपरोक्त सभी है, वो दांत के यहाँ पे भाग होते हैं, यानी शिखर, जड़ और गिरवा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। दोस्तों आहार नाल जिसे अपन पाचन नाल के नाम से जानते हैं, उसका सबसे लंबा भाग है वो कौन सा होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। आहार नाल है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताना है। वैसे देखा जाए दोस्तों तो आहार नाल लगभग कितने मीटर की हो जाती है, तो लगभग 10 मीटर के लगभग हो जाती है। 9 से 10 मीटर की आहार नाल होती है। लेकिन इनमें भी सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, प्रश्न नंबर 7 में बताना है आपको। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों छोटी आंत होती है वो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है, जिसकी लंबाई 6 से 6.25 मीटर के अंदर होती है। अगर फीट में देखें तो 20 से 22 फीट यहाँ पे होती है। दोनों अपने को फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखें दोस्तों। क्लास को शेयर करते रहे सभी दोस्तों, एक बार क्लास को शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 8 देखें दोस्तों यहाँ पे मुख में किसका पाचन होता है। दोस्तों मुंह है था, मुख के अंदर माउथ है, इसमें किसका पाचन होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या लवण, मुख के अंदर किसका पाचन होता है। दोस्तों पाचन कहाँ से शुरुआत हो जाता है, तो मुख के अंदर ही पाचन शुरू हो जाता है। ध्यान रखना शुरुआत हो जाती है पाचन की वो मुख के अंदर से ही हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका पाचन यहाँ पे मुख के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख के अंदर, प्रोटीन और वसा होती है, फैट होता है, वो यहाँ पे आमाशय के अंदर इनका पाचन होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि ग्लैंड है वो कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि की पूछा गया है, सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड कौन सी होती है। प्रश्न नंबर 9 बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का वो ध्यान रखना है। शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है यकृत यानी लीवर होती है, वो शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। और इसे अपन शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। लीवर इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे पाचन तंत्र से संबंधित, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको एक बार। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र के किस अंग में होता है। ध्यान रखना है अवशोषण है वो किस अंग में होता है, इंपॉर्टेंट बात यही है। अवशोषण की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र के किस अंग में होता है, यानी भोजन जो पच जाता है, पचने के बाद वो ब्लड के अंदर जाता है, उसका महत्वपूर्ण भाग ब्लड के अंदर चला जाता है, तो वो कहाँ होता है इसका ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 10 बताना है दोस्तों। जो भी नए स्टूडेंट दोस्त जुड़े हैं क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दे सभी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है छोटी आंत। शरीर का जो भोजन है भोजन में अवशोषण पाचन तंत्र के किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो छोटे छोटे यहाँ पे रसांकुर जिसे अपन
रसांकुर पाए जाते हैं, जिसे अपन विल्स के नाम से जानते हैं, वो पचवीय भोजन को ब्लड के अंदर खींच के ले जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, जीभ के ऊपर पृष्ठभाग खुरदरा किसके कारण होता है? यानी जीभ होती है, अपनी टंग जो होती है, टंग, इसके ऊपर यहाँ पे खुरदरा भाग होता है। मान लो ये अपनी जीभ है दोस्तों, यहाँ पे ये जीभ है और जीभ के ऊपर ये से खुरदरा भाग पाया जाता है, तो वो किसके कारण पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। ये खुरदरा भाग होता है, इसके ऊपर ऐसे बिंदी सी दिखाई देती है अपने को यहाँ पे, तो वो किसके कारण होता है? प्रश्न नंबर 11 बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जीभ के जो पृष्ठ भाग है, ऊपरी भाग है, वो खुरदरा होने के कारण रहेगा पेपिला। यानी पेपिली जो होती है, इसके ऊपर टेस्ट वर्ड्स भी अब इसे बोलते हैं, अपन जो टेस्ट लेते हैं इसलिए अपन इसे टेस्ट वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। यानी ये अपने को स्वाद का अनुभव बनाती है, पेपिलरी जो होती है, जो स्वाद का अनुभव बनाती है जीभ पर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा, जीभ में कितने प्रकार का संवेदन होता है? संवेदन मतलब स्वाद की इकाई कितने प्रकार की होती है? प्रश्न नंबर 12 में बताना है। जीभ पर कितने प्रकार का संवेदन होता है? संवेदन अलग चीज़ है दोस्तों और स्वाद की इकाई अलग चीज़ है, दोनों में शब्दों में फर्क रखना अपने को। संवेदन मतलब संवेदनाईकरण करने का। तो दोस्तों यहाँ पे संवेदन शब्द दिया गया है, ना कि यहाँ पे स्वाद की कलिकाएं देखें तो वो 3 प्रकार की अपन यहाँ पे मिलती है, लेकिन यहाँ पे संवेदन प्रश्न नंबर 12 में बताना है। और सही आंसर होगा 2 प्रकार का संवेदन जीभ पर होता है, यानी ठंडा और गर्म। कौन सा? एक तो ठंडा होता है, दूसरा इसमें गर्म होता है। 2 प्रकार के यहाँ पे संवेदन इसमें पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा, कितने सेंटीग्रेड तापक्रम पर स्वाद ज्ञान सर्वाधिक होता है? यानी कितना अगर टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ का, तो वो अपने को स्वाद उसमें अच्छे से चखने में पता लग जाता है। मान लो कोई भी चीज़ बनाए हैं अपन यहाँ पे, और उसको अगर अपन चखते हैं तो कितना उसका टेम्परेचर होगा, तब अपना जीभ है, जीभ पर जो पाई जाती है स्वाद का लिए गए टेस्ट वर्ड, वो सही अच्छे से पता लगा पाएंगी। प्रश्न नंबर 13 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी भी भोज्य पदार्थ का, किसी भी चीज़ का अगर उसका तापक्रम है, तो ध्यान रखना है वो स्वाद अच्छे से पता लगा पाती है अपनी जीभ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिका, जिसे अपन टेस्ट वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, दांत के किस हिस्से को पल्प कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे दांत है, दांत के कौन से हिस्से या भाग को पल्प कहते हैं? दोस्तों ये अपना दांत हो गया, मान लो ये अपना दांत हो गया। अब दांत का यहाँ पे 3 भाग होते हैं, ये वाला जड़ होता है, मध्य में उसकी गिरवा होती है, और शीर्ष होता है वो नीचे वाला भाग, इसे शीर्ष कहते हैं। तो इसमें अपने को यहाँ पे बताना है पल्प है वो कौन से भाग को कहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 में वो पल्प कहलाएगा, वो मध्य भाग है, यानी जो गिरवा वाला भाग होता है, दांत का जो गर्दन वाला भाग होता है, उसे अपन पल्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, स्थायी दांतों में मोलर की संख्या कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे स्थायी दांत है, उसमें मोलर की संख्या यहाँ पे कितनी होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 बताना है दोस्तों, स्थायी दांतों में मोलर की संख्या कितनी होती है? दोस्तों अपन दांत का सूत्र अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। दांत का सूत्र होता है 2 1 2 3, यानी 21 23 अपन बोलते हैं। एक जबड़े के एक हिस्से के अंदर, मान लो ये अपना जबड़ा है, इसके भी एक हिस्सा, ये एक हिस्सा हुआ, ये 2 हिस्सा हो गया, निचले जबड़े का फिर ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा हो गया। यहाँ पे ये जो दंत सूत्र है वो एक जबड़े के एक हिस्से का सूत्र है। तो यहाँ पे ICPMM, तो मोलर दांत होते हैं वो 3 की श्रेणी में होते हैं, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मोलर दांतों की संख्या कितनी हो गई? 6 यहाँ पे संख्या देखने को अपने को मिलती है, लेकिन टोटल देखें तो यहाँ पे कितनी रहेगी? 12 टोटल मुंह के अंदर यहाँ पे मोलर की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, स्थायी दांतों में प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? दोस्तों प्री मोलर की बात कर रहे हैं अपन, उसकी संख्या कितनी होती है? फिर वही सूत्र अपने को यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा 2 1 2 3 में। ये अपन इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर
और यहाँ पे मोलर। तो यहाँ पे इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो मोलर की संख्या अपन ने देख ली है। अब जो संख्या है वो प्री मोलर की पूछ रहा है, तो प्री मोलर के यहाँ पे 2 आए, वो अपने को यहाँ पे पता रखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 के अंदर। वो ध्यान रखना है, स्थायी धातुओं में प्री मोलर की संख्या पूछी जाए तो वो ध्यान रखना है 4 रहेगी। स्थायी धातुओं में 4 रहेगी। टोटल अगर प्री मोलर की संख्या पूछते हैं तो वो 8 होती है। ध्यान रखना, टोटल मुंह के अंदर 8 होती है, लेकिन स्थायी धातु के अंदर पूछे तो वो सिर्फ 4 रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, कैनाइन किससे संबंधित है? दोस्तों पे कैनाइन है, वो कैनाइन किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था, सूत्र बता दिया, आई, सी, पी, एम और एम। 4 अपने को यहाँ पे शब्द याद रखने हैं, आई, सी, पी, एम और एम, यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सूत्र अपने को 2, 1, 2, 3 याद रखना है। और इसी के अकॉर्डिंग अपर देखें तो कैनाइन है, वो कैनाइन क्या है? वो कैनाइन एक दांत है, दांत का प्रकार है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, दांत से संबंधित रहेगा कौन? कैनाइन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे संख्या पूछी गई है, पहले इसकी जोड़ी पूछी गई थी। लार ग्रंथियों कितनी जोड़ी होती है? तो जोड़ी पूछी जाए दोस्तों, मैंने बताया था तो 3 जोड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछी गई है, दोनों में अंतर है। प्रश्न में 18 नंबर में इजी से आपको समझ में आ गया वो दोस्तों। प्रश्न नंबर 18। तो चले दोस्तों पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, अगर संख्या पूछी जाए तो 3, 6 रहेगी, और अगर जोड़ी पूछी जाए लार ग्रंथियों की तो वो 3 जोड़ी होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों लार ग्रंथि कितनी होती है? संख्या में 6 होती है, उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 में बताना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो यहाँ पे पेरोटिड, सबलिंगुएलेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड, या उनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पेरोटिड पाई जाती है, जो गालों के अंदर। ध्यान रखना, पेरोटिड जो हड्डी होती है अपनी, यहाँ पे गालों के अंदर पाई जाती है, जीभ के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 19 2 बार रिपीट हो चुका है, रिपीट हो गया है 2 बार, तो फिर से अपन 19 को आंसर वापस से देना अपने को। यहाँ पे टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे टाइलिन नामक एंजाइम वो किस में पाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। टाइलिन और पेप्सिन, पेप्सिन इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बार बार इन दोनों एंजाइमों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? पहले भी प्रश्न पूछ लिया गया था। और प्रश्न नंबर फिर से 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लार। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। और लार में मैंने बताया था 99% इसमें जल पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों आप। प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पे ग्रास नली है, इसकी लंबाई यहाँ पे कितनी होती है? ओसोफेगस बोलते हैं अपन इसे, ग्रास नली है, इसकी लंबाई यहाँ पे कितनी होती है? दोस्तों शब्द हम फर्क है आपको पहले बता दूं, एक ग्रास नली होती है, एक ग्रसनी होती है, 2 शब्द होते हैं। तो यहाँ पे ग्रास नली पूछी गई है, इसकी लंबाई यहाँ पे कितनी होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, ग्रास नली पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पे लंबाई होती है ग्रास नली की। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों अब है वो ग्रसनी है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोनों में फ़र्क मैंने बता दिया दोस्तों। यहाँ पे ग्रास नली पूछे तो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ग्रसनी पूछे तो उसकी लंबाई यहाँ पे कितनी रहेगी? 21 में बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों, 13 सेंटीमीटर होती है वो ग्रसनी की लंबाई होती है, और ग्रास नली की होती है वो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। याद करने का तरीका है, ग्रसनी 3 शब्द है तो यहाँ पे छोटा रहेगा 13 से, और ग्रास नली है वो बड़े शब्द है, ग्रास नली 4 शब्द है तो ज़्यादा रहेगा वो 25 से रहेगा। इस प्रकार अपने को फैक्ट याद रख लेने हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 22, आमाशय की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों आमाशय स्टोमक है, उसकी यहाँ पे लंबाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना दोस्तों। ये अपनी मान लो आंत आ रही है, ऊपर से ग्रास फूड पाइप है, और ये आगे जाके ऐसा अपना क्या बन जाता है? आमाशय बन जाता है। इस प्रकार से
तो आमाशय की यहाँ पे लंबाई कितनी होती है। दोस्तों ग्रास नली की अपन ने 25 सेंटीमीटर देख ली, ग्रसनी की अपन ने 13 सेंटीमीटर देखी है, लेकिन यहाँ पे आमाशय प्रश्न नंबर 22 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों आमाशय की लंबाई वो भी 25 सेंटीमीटर, यानी जितनी लंबी ग्रास नली होती है उतना ही लंबा आमाशय होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है। आहार नाल का मतलब टोटल पूछा गया है उसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा। आहार नाल मैंने बताया दोस्तों 9 से 10 मीटर लंबी हो जाती है टोटल, जिसके अंदर ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटे हाथ, बड़ी हाथ सभी आ जाती है आहार नाल के अंदर। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 में सबसे चौड़ा भाग होता है वो आमाशय होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय रहेगा। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा भी होता है, लेकिन चौड़ा भी होता है वो आमाशय रहेगा, स्टोमक रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, पित्त रस और क्लोम रस कहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे पित्त रस हो गया और क्लोम रस हो गया, वो कहाँ पर मिलते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। पित्त रस दोस्तों पित्ताशय से निकलता है, लेकिन जाता कहाँ है। पित्त रस कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है तो वो पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। और क्लोम रस है वो कहाँ मिलते हैं, दोनों के दोनों कहाँ मिलते हैं प्रश्न नंबर 24 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पक्वाशय। पक्वाशय यानी गोल ब्लैडर बोलते हैं अपन उसे, उसके अंदर यहाँ पे मिलते हैं। यानी पित्त रस होता है वो निकलता तो कहाँ किससे, यकृत से। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सोच समझ के ध्यान रखना है। निकलता किससे, यकृत से, लेकिन जाता कहाँ है, वो कहाँ जाता है पक्वाशय, जिसे अपन पित्ताशय भी कह सकते हैं, इसे अपन पित्ताशय भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है। आमाशय के अंदर है वो कौन सा रस पाया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है वो आमाशय होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा भी होता है। ग्रसनी 25 सेंटीमीटर, ग्रसनी 13 सेंटीमीटर और ग्रास नली भी 25 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन यहाँ पे आमाशय जो पेट होता है, जिसे अपन पेट भी बोलते हैं, भोजन इसमें जाता है, तो यहाँ पे इसमें कौन सा यहाँ पे रस पाया जाता है प्रश्न नंबर 25 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसे अपन HCl अम्ल के नाम से जानते हैं। इसे अपन HCl अम्ल के नाम से जानते हैं। ये भोजन को अम्लीय बनाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, शरीर में रेनिन और पेप्सिन की क्रिया कहाँ पर होती है। दोस्तों रेनिन होता है और पेप्सिन होता है, दोनों एंजाइम है, ये इसकी क्रिया कहाँ पर होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। 26 में बताना है। दोस्तों रेनिन क्या होता है, रेनिन एंजाइम है, ये दूध है, दूध छोटे बच्चों में दूध होता है, दूध को फाड़ने का कार्य कौन करता है वो रेनिन। और पेप्सिन वो प्रोटीन को यहाँ पे पचाने का कार्य करता है। तो दोनों के दोनों इसकी क्रिया कहाँ होती है दोनों की, वो पूछा गया है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों आमाशय, यानी पेट के अंदर आमाशय में रेनिन और पेप्सिन एंजाइम कार्य करते हैं, क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों, स्टिप्सिन। दोस्तों यहाँ पे स्टिप्सिन या लाइपेज, स्टिप्सिन को अपन दूसरा नाम लाइपेज कहते हैं। लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ पर परिवर्तित करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो स्टिप्सिन बोलते हैं या फिर इसे अपन लाइपेज बोल सकते हैं, ये क्या करता है, वसा को किस में बदल रहा है, ग्लिसरीन में बदल रहा है। तो ये रूप में कहाँ परिवर्तित करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी फैट है, फैट को ग्लिसरीन में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज करता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पक्वाशय। पक्वाशय जिसे अपन पीताशय कहते हैं, पीताशय के अंदर यहाँ पे परिवर्तित करता है किसको, वसा को ग्लिसरीन के अंदर परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28, ग्लूकोज। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कहाँ पर होता है। दोस्तों ये होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर परिवर्तित होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या पक्वाशय, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में
कहाँ परिवर्तित होता है? देखें तो अगर देखा जाए तो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित कहाँ होता है, तो वो यकृत में होता है और मसल्स मांसपेशियों में होता है। लेकिन ये परिवर्तित कहाँ हो रहा है, ये पूछा गया है 28 में। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत। छोटी आंत के अंदर ध्यान रखना है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, अग्नाशय में कौन सा पाचक रस बनता है? दोस्तों अग्नाशय होता है, अग्नाशय ग्रंथि है, उसमें कौन सा यहाँ पे पाचक रस बनता है? अग्नाशय की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उसमें कौन सा पाचक रस बनता है? क्लोमरस, टाइलिन, पेप्सिन या इंट्रोकाइनेस? अब दोस्तों आप टाइलिन तो कहाँ बनता है, अपने को पता है टाइलिन तो ये लार यानी मुंह में बनता है, लार ग्रंथि। प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अग्नाशय में जो रस बनता है उसे अपन क्लोम रस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लोम रस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, इंसुलिन नामक पदार्थ कहाँ पर निकलता है? दोस्तों यहाँ पे इंसुलिन है, ये हार्मोन होता है, ये कहाँ से निकलता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 बताना है दोस्तों। और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहना दोस्तों। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े क्लास को शेयर कर दिया करो आप। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक मात्र ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि होती है, इससे अग्नाशय रस भी निकलता है और इंसुलिन हार्मोन भी निकलता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे देखें दोस्तों 31। प्रश्न नंबर 31, रक्त का भंडार किससे कहते हैं? दोस्तों रक्त का भंडार पूछा गया है, ब्लड का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। रक्त का भंडार किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 31 में बताना है दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लीहा। रक्त का भंडार है वो प्लीहा को, या फिर इसे अपन ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। प्लीहा को अपन किस नाम से जानते हैं? इसे अपन ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। रक्त का कब्रिस्तान भी इसे अपन कहते हैं, रक्त का कब्रिस्तान भी इसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 32, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? दोस्तों यहाँ पे श्वास लेने का बात की जा रही है। एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। ध्यान रखना 16 से 20 बार, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन 16 से 20 बार ले रहा है। 32 में बताना आपने को। तो 16 से 20 बार ले रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी 16 से 20 बार लेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या निकल के आ रहा है? 14 से 18 बार। इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 14 से 18, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कितना है 16 और मैक्सिमम है 20, तो यहाँ पे मिनिमम कितना 14 और मैक्सिमम यहाँ पे 18 हो जाएगा। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। वैसे ऑप्शन में 16 से 20 बार आता है, ज़्यादातर एग्जाम में 16 से 20 बार ही पूछा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखे दोस्तों यहाँ पे बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? खंड का मतलब लोब होते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये अपने फेफड़े होते हैं, दोनों तरफ के फेफड़े हो गए, ये वाली फेफड़े हो गए, ये फेफड़े हो गए दोनों के अंदर, ये अपने फेफड़े हो गए। इन फेफड़ों के अंदर दोस्तों यहाँ पे खंड जाते हैं। दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं, जिसे अपन लोब के नाम जानते हैं। तो बाएं फेफड़े में कितने खंड होंगे? प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाएं फेफड़े में यहाँ पे 2 खंड होते हैं और दाएं फेफड़े के अंदर पूछा जाए तो वो 3 खंड होते हैं। 34 देखे दोस्तों यहाँ पे दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? दाएं फेफड़े की बात कर रहा है, इससे पहले बाएं फेफड़े की बात कर रहा था। बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं, लेकिन अब दाएं फेफड़े यानी राइट लंग्स की बात कर रहा है, उसमें कितने यहाँ पे लोब होते हैं? अब लोब क्या होते हैं दोस्तों? अंदर जाके ये जो ट्रेकिया होता है वो ट्रेकिया अंदर जाके यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, उसे अपन लोब के नाम से जानते हैं। ये 3 भाग हो गए, अंदर ट्रेकिया एक ही आ रहा था लेकिन ये 3 भागों में अंदर डिवाइड हो गया। तो प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं, खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35 देखें दोस्तों। श्वास नली की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों श्वास नली है जिसे अपन विंड पाइप के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना विंड पाइप या इसे अपन ट्रेकिया भी कहते हैं। इसकी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 बताना है दोस्तों आपको। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 35 के वो रहेगा यहाँ पे 10 से लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी होगी तो 2.5 सेंटीमीटर। दोनों इसमें अलग अलग है दोस्तों।
10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई किसकी, ट्रेकिया से संबंधित श्वास नली अपन इसे बोलते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए, ब्रोंक्यूल्स किससे संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स है वो किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। ब्रोंक्यूल्स, प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 में बताना है दोस्तों ब्रोंक्यूल्स किससे संबंधित है और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का वो रहेगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र से संबंधित रहेगा ब्रोंक्यूल्स। यानी जो ऊपर से ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया आने के बाद में 2 शाखाओं में बढ़ जाता है दोनों फेफड़ों में, उसे अपन ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स अंदर जाने के दोनों फेफड़ों में जाने के बाद में ब्रोंक्यूल के रूप में ज़्यादा डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा श्वसन तंत्र। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, एल्वियोलाई में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों। एल्वियोलाई में क्या उपस्थित रहता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र की अगर इकाई पूछे, जिस प्रकार मानव शरीर की कोशिका सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका, उसी प्रकार श्वसन तंत्र की अगर अपन इकाई पूछे तो वो एल्वियोलाई के नाम से जानी जाती है, जिसे अपन कुपिकाओं के नाम से जानते हैं, इसे अपन कुपिकाई कहते हैं। तो इनमें क्या उपस्थित रहता है प्रश्न नंबर 37 में, सही आंसर रहेगा दोस्तों इसमें वायु यानी ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है शरीर की, वो कौन सी है वो अपने यहाँ पे बता दोस्तों। अगर शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो यहाँ पे थायराइड है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड रहेगी। लेकिन ओवरऑल अगर ग्रंथि पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो वो लीवर यकृत होती है, जो 1.5 से 2 kg के लगभग पाई जाती है, यानी 1.5 से लेके 2 किलोग्राम इसका वजन होता है। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर रहेगा लीवर या यकृत, जिसे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, पित्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। पित्त जिसे अपन बाइल के नाम से जानते हैं, पित्त का बाइल के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है। निर्माण पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, निर्माण पूछा गया है 39 में। दोस्तों मैंने बताया था पित्त का निर्माण कहाँ होता है, लेकिन पित्त इकट्ठा कहाँ होता है। तो इकट्ठा तो ये पित्ताशय जिसे अपन गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय अंदर इकट्ठा होता है, लेकिन निर्माण पूछा गया है तो यहाँ पे यकृत यानी लीवर, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे लीवर के अंदर इसका निर्माण होता है, लेकिन इकट्ठा ये पित्ताशय के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, हीपेरिन नामक पदार्थ का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। हीपेरिन, हीपेरिन क्या होता है दोस्तों। इसे हीपेरिन एक हार्मोन है जिसे अपन ब्लड थिनर हार्मोन बोलते हैं, इसे अपन ब्लड थिनर, थिनर का मतलब पतला, ब्लड को पतला बनाने वाला हार्मोन कौन सा है वो हीपेरिन है, ध्यान रखना है हीपेरिन है। तो ये इसका निर्माण कहाँ होता है प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों हीपेरिन होता है वो भी यकृत लीवर के अंदर ही निर्माण होता है, जो ब्लड को पतला बनाने के कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 41 रहेगा, शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित रखता है, संचित रखता है यानी इकट्ठा रखता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मैंने बताया था दोस्तों, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन करने का कार्य लाइपेज के द्वारा किया जाता है, लाइपेज, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा करने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है प्रश्न नंबर 41 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करने का कार्य मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे यकृत यानी लीवर में इकट्ठा होता है, और इसके बाद मांसपेशियों यानी मसल्स के अंदर भी इकट्ठा होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, पित्ताशय के कितने भाग होते हैं। पित्ताशय गोल ब्लैडर की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें पित्त रस इकट्ठा होता है, इसके कितने भाग होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। पित्ताशय के कितने भाग होते हैं प्रश्न नंबर 42 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पित्ताशय होते हैं गोल ब्लैडर, यहाँ पे 3 भाग होते हैं, यानी जो पित्ताशय होता है उसके 3 भाग होता है, सिर होता है, पूंछ होती है और टुंड के नाम से इसे बीच में बेली होती है, यानी ये टुंड के रूप में मोटा होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 देखें दोस्तों, आमाशय रस कौन सा तत्व नहीं पाया जाता। आमाशय रस के अंदर, आमाशय के अंदर जो रस पाए जाते हैं उसमें कौन सा तत्व यहाँ पे नहीं पाया जाता है, लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन या एंट्रोकाइनेज। 43 बताना है दोस्तों यहाँ पे,
और सही आंसर रहेगा दोस्तों आमाशय के अंदर जो रस में जो नहीं पाया जाता है वो एंट्रोकाइनेज नहीं पाया जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एंट्रोकाइनेज नहीं पाया जाता है। लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन ये एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। तो ये 43 क्वेश्चन दोस्तों अपन पाचन तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट देखें। अब देखेंगे अपन ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन। तो क्लास को एक बार फिर से सभी दोस्त शेयर कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे सभी एक बार शेयर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता कौन थी। अब दोस्तों ये भारत की बात नहीं कर रहा है, ये सभी की बात कर रहा है कि ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे पहली पदक विजेता महिला। और एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। सभी नए स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं क्लास को एक बार सभी शेयर कर दे जरूर। सभी एक बार जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों चार्लेट कूपर है वो ओलंपिक में पदक विजेता प्रथम महिला रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व किस स्थान से ओलंपिक ज्वाला को प्रज्वलित किया जाता है। ओलंपिक ज्वाला यानी फ्लेम की बात कर रहा है अपन, जिसकी शुरुआत 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी। किस स्थान से उसको जलाकर लाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 में बताना है दोस्तों। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ वो रहने वाला है हेरा का मंदिर है, वहाँ से यहाँ पे क्या ज्वाला जला के जो ओलंपिक किया जाता है वहाँ पे लेकर जाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 आधुनिक ओलंपिक खेलों में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसमें पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है। इसके बाद में दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है वो किसने जीता है वो भी आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर सन 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था उसके अंदर शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल। इसके बाद में 2020 टोक्यो ओलंपिक था, उसमें नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंक के अंदर दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन एथलेटिक्स के अंदर पहला गोल्ड मेडल रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न देखे दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल है उनका आयोजन कब हुआ था वो अपने यहाँ पे बताना दोस्तों। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात करें तो वो 1896 में स्टार्ट हो गए थे आधुनिक ओलंपिक, लेकिन प्रथम ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुए थे प्रश्न नंबर 4 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे और 394 ध्यान रखना 394 AD के अंदर आकर ये बंद कर दिए गए थे। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा किसने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे कौन है जो लगातार 2 ओलंपिक के अंदर 400 मीटर की दौड़ के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन सोच सकते हैं भारत से संबंधित तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि भारत ने तो अभी तक एथलेटिक्स के अंदर रनिंग के अंदर तो कोई मेडल जीता नहीं है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माइकल जॉनसन है, उसने एथलेटिक्स के अंदर लगातार 2 ओलंपिक के अंदर 400 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल यहाँ पे प्राप्त किया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे विश्व में कौन सा पहला शहर है जिसका ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन दिया गया है। कौन सा शहर है जिसे दोनों ओलंपिक मिल चुके हैं, ग्रीष्मकालीन भी मिल चुका है और शीतकालीन भी मिल चुका है, लेकिन वो पहला पूछा गया है, पहला शहर कौन सा है। प्रश्न नंबर 6 में बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बीजिंग ओलंपिक है। बीजिंग ओलंपिक जिस 2008 में शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, सॉरी दोस्तों,
थोड़ी सी तबीयत जरूर डाउन है दोस्तों, छींक भी आ रही है। प्रश्न नंबर 6 में बताना है, तो यहाँ पे बीजिंग रहेगा जो चीन से संबंधित है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक का आयोजन कर चुका है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों, किस ग्रीक देवता के सम्मान में, ध्यान रखना कौन सा ग्रीक देवता है उसके सम्मान में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था। कौन सा ग्रीक देवता है जिसके सम्मान में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था। प्राचीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन, आधुनिक ओलंपिक की बात नहीं कर रहे। प्रश्न नंबर 7 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों भगवान जीएस की याद में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था, जो 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे और 394 में जाकर खत्म हो गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, प्राचीन ओलंपिक खेलों में शामिल पेनक्रेशन स्पर्धा में किन खेलों को संयुक्त रूप था, यानी पेनक्रेशन है वो कौन कौन से खेलों का ग्रुप था, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। प्राचीन ओलंपिक में पेनक्रेशन एक स्पर्धा होती थी। पेनक्रेशन देखे तो ये पूर्व एथेंस काल से संबंधित है। दोस्तों आपको बताऊं, पूर्व एथेंस काल से संबंधित है। इसमें पेनक्रेशन में कौन सी स्पर्धाएं होती थी, प्रश्न नंबर 8 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मुक्केबाजी, यानी बॉक्सिंग और कुश्ती को मिला के पेनक्रेशन के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक समय उपकरण का उपयोग किस ओलंपिक में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक समय उपकरण यानी डिजिटल की बात कर रहे हैं अपन, उसमें आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं, उसके अंदर पहली बार जो टाइम के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का पहली बार कौन से ओलंपिक में यूज किया गया था। प्रश्न नंबर 9 बताना है दोस्तों और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1912 का जो स्टॉकहोम ओलंपिक है उसके अंदर, ध्यान रखना सन 1912 का स्टॉकहोम ओलंपिक के अंदर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक समय चक्र का प्रयोग किया गया था, उपकरण का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक की बात कर रहे हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ की मानक दूरी किस वर्ष प्रथम बार निर्धारित की गई थी, यानी निर्धारित की गई थी, वो अपने यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर 10 के अंदर। आधुनिक ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ की मानक दूरी किस वर्ष प्रथम बार निर्धारित की गई थी, प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1908 का जो लंदन ओलंपिक था उसमें पहली बार क्या किया गया था, मैराथन दौड़ की दूरी मानक दूरी थी उसको यहाँ पे पहली बार निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक खेलों को प्रथम बार टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। टेलीविजन पे पहली बार प्रसारित किया गया था, कौन सा ओलंपिक था, 1928, 32, 36 या फिर 48। प्रश्न नंबर 11 बता रहे हैं दोस्तों आपको। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पहली बार टीवी के अंदर जो प्रसारित करने वाला जो ओलंपिक था वो सन 1936 का बर्लिन ओलंपिक था, इंपॉर्टेंट ओलंपिक था, जिसके अंदर पहली बार 1928 के अंदर ज्वाला और 1936 के अंदर पहली बार यहाँ पे मशाल को भी जलाया गया था। दोनों प्रश्न यहाँ पे थर्ड ग्रेड 2022 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, ओलंपिक ध्वज के छल्लों का सही क्रम है। ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं दोस्तों, ये ओलंपिक का ध्वज है, मान लो ये ओलंपिक ध्वज है, इसमें कितने छल्ले होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सीधे सीधे इसके अंदर 5 छल्ले होते हैं। उनका जो कलर है BYBGR, यानी इसके अंदर ब्लैक ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन और रेड, इसके अंदर इस प्रकार के कलर आते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है, मैंने बता दिया है, इसके अंदर ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन और रेड, तो यहाँ पे नीला पीला काला हरा और लाल इसका कलर सही रहता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखे दोस्तों, ओलंपिक आदर्श वाक्य में अल्टियस से तात्पर्य है। दोस्तों ओलंपिक के आदर्श वाक्य 3 शब्द दिए गए हैं, चौथा शब्द भी इसमें जोड़ दिया गया, यानी सीटेस अल्टेस फोर्टेस और इसमें टुगेदर। अब चौथा शब्द इसमें टुगेदर जुड़ गया है, लेकिन पहले इसके 3 शब्द थे।
तो सीटेस, अल्टेस, फोर्टेस, इसको अपन हायर, स्ट्रोंगर और फास्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अल्टेस का मतलब क्या है, प्रश्न नंबर 13 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों हायर, यानी ऊंचा होता है वो अल्टेस का, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14, मॉडर्न पेंटाथलन को यहाँ पे मॉडर्न पेंटाथलन को बेरेन पीरियड कुबर्टिन द्वारा किस वर्ष शामिल किया गया है। जो मॉडर्न, जो प्रेजेंट में पेंटाथलन चल रही है, उसको कुबर्टिन के द्वारा है, वो किस वर्ष शामिल किया गया था, वो अपने घर पे बताना है। पेंटाथलन है वो कौन से ओलंपिक के अंदर शामिल हुई थी, ये पूछा गया। मॉडर्न पेंटाथलन की बात कर रहे हैं। पेंटाथलन में अंदर 5 गेम होते हैं दोस्तों, उसको पहली बार कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था, प्रश्न नंबर 14 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 का वो रहेगा सन 1912 का जो स्टोक ओलंपिक था, उसके अंदर मॉडर्न पेंटाथलन को पहली बार शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15, ट्राइथलॉन में कौन सी स्पर्धा शामिल नहीं होती है, वो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे ट्राइथलॉन के अंदर। दोस्तों कोई भी दोस्त है पहले एडवांस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना अपने को, यहाँ पे अपने मन में रखना है, कोई एडवांस आंसर नहीं देगा। इसमें एडवांस आंसर देने से क्वेश्चंस की रिदम यहाँ पे गलत हो जाएगी आपकी। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है लाइन से, उसी का आंसर टाइप करना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 बताना है, ट्राइथलॉन में कौन सी स्पर्धा शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती होती है, वो ट्राइथलॉन के अंदर यहाँ पे शामिल नहीं है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे दौड़ हो गई, तैराकी, साइकिलिंग, ये ट्राइथलॉन से संबंधित होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16, खेलों में विश्व का सर्वोत्तम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं अपन, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों भारत की बात पूछी जाए, भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, 1991 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन वर्ल्ड की बात की जाए प्रश्न नंबर 16 के अंदर, तो वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ऑर्डर होता है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला सदस्य के रूप में चुना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली प्रथम महिला सदस्य है नीता अंबानी, लेकिन कौन से अधिवेशन में शामिल किया गया था, ओलंपिक समिति के कौन सा अधिवेशन है, 17 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 129 यानी 129वें अधिवेशन के अंदर नीता अंबानी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन भी रहेगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन खूब बार पूछा जाता है। तो प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेल, वैसे ओलंपिक खेल 736 स्टार्ट हुए थे, लेकिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात करें तो वो 1896 में स्टार्ट हुए थे। लेकिन इनका आयोजन कहाँ किया गया था, प्रश्न नंबर 18 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों पेन एथेनिक स्टेडियम, ग्रीस के अंदर एक स्टेडियम है पेन एथेनिक स्टेडियम, उनमें यहाँ पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। हेनरी डिडान ने ओलंपिक मोटो का निर्माण कब किया था। हेनरी डिडान, ओलंपिक मोटो सीटेस अल्टेस फोर्टेस है, उसे अपन ओलंपिक मोटो के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण किसने किया, फादर हेनरी डिडान ने। कब किया था वो अपने यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न नंबर 19 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1891 के अंदर फादर हेनरी डिडान के द्वारा ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों यहाँ पे, ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किस ओलंपिक खेलों में किया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन से ओलंपिक खेलों के अंदर किया गया था, 20 के अंदर बताना है दोस्तों। इसका निर्माण कब किया गया था वो अपने को ध्यान रखना है। जो हेनरी डिडान है उसने ओलंपिक मोटो का निर्माण 1891 में किया था, लेकिन पहली बार कौन से ओलंपिक के अंदर इसका प्रतिपादन किया गया था, यानी इसको पहली बार कौन से ओलंपिक में अपनाया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1924 का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें ओलंपिक मोटो को ध्यान रखना है, क्या किया गया था, प्रतिपादन यानी अपनाया गया था। लेकिन बना कब लिया गया था, 1891 में बनाया गया था फादर हेनरी डिडान के द्वारा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया है। ओलंपिक ध्वज है उसका निर्माण किसने किया है, वो अपने यहाँ पे बताना है।
निर्माण पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया है? प्रश्न नंबर 21 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कुबर्टिन, पीरियड कुबर्टिन के द्वारा यहाँ पे ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग है उसका यहाँ पे निर्माण किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? यहाँ पे 1913 में इसका बनाया गया था, 14 में ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन पहली बार कौन से ओलंपिक के अंदर इसको पहराया गया था वो अपन क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, किस ओलंपिक के में ध्वज को प्रथम बार पहराया गया था? किस ओलंपिक में ध्वज, ओलंपिक ध्वज है वो पहली बार कौन से ओलंपिक में पहराया गया था? मैंने बताया दोस्तों बनाया किसने? पीरियड कुबर्टिन ने। कब बनाया था? 1914 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन पहली बार इसको कौन से ओलंपिक में पहराया गया था? प्रश्न नंबर 22 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक है बेल्जियम के अंदर, एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम के अंदर पहली बार ओलंपिक ध्वज को पहराया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल रिले को किस ओलंपिक में शामिल किया गया? मशाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे टॉर्च की बात कर रहे हैं अपन। दोस्तों दो शब्द है, दोनों थर्ड ग्रेड 2022 में पूछे गए हैं, ध्यान रखना दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मशाल शब्द पूछे तो इसका मतलब है टॉर्च, इंग्लिश वर्जन याद रखना है। और एक आता है ज्वाला, उसका इंग्लिश वर्जन में अपने को याद रखना है, उसे अपन फ्लेम के नाम से जानते हैं। अगर फ्लेम ज्वाला पूछे तो वो 1928 का ओलंपिक रहेगा, और अगर टॉर्च मशाल के नाम से पूछे तो वो 1936 का ओलंपिक रहेगा। दोनों प्रश्न थर्ड ग्रेड 2022 में पूछे गए, और दोनों का अगर किसी ने सही किया है तो वो इंग्लिश वर्जन से सही हो सकते हैं, हिंदी वर्जन से दोनों सही नहीं होंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1936 का बर्लिन ओलंपिक में पहली बार किसको मशाल यानी टॉर्च को अपनाया गया था, शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, ओलंपिक पदक का व्यास कितना होता है? दोस्तों ओलंपिक के जो पदक मेडल दिया जाता है, इस मेडल का यहाँ पे व्यास कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये मेडल दिया जाता है ओलंपिक के अंदर, ऐसा मेडल होता है दोस्तों, ये मेडल होता है, इस मेडल का यहाँ पे व्यास कितना होता है? 24 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। चलो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों, ओलंपिक के अंदर दिए जाने वाले मेडल का व्यास होता है वो यहाँ पे 60 मिमी यानी 60 mm इसका व्यास होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, मेडल से संबंधित प्रश्न 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था कि मेडल के अंदर शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होती है, तो वो 6 ग्राम इसमें शुद्ध सोने की गोल्ड की मात्रा होती है। तो मेडल संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, ओलंपिक पदक में कितना प्रतिशत रजत होता है? रजत का मतलब दोस्तों यहाँ पे चांदी की मात्रा उसमें कितनी होती है? दोस्तों 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था उसके अंदर कितना गोल्ड होता है, तो सोने की मात्रा 6 ग्राम उसमें सोने की मात्रा होती है, 6 ग्राम, सॉरी 6% या 6 ग्राम भी इसे अपन बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 में बताना है, ओलंपिक जो पदक दिया जाता है उसके अंदर यहाँ पे रजत यानी सिल्वर की मात्रा कितनी होती है, चांदी की मात्रा कितनी होती है? 25 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 25 में 92.5% होती है। ध्यान रखना है 92.5% चांदी का बना हुआ होता है रजत का, और उसमें 6% उसमें गोल्ड होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, किस भारतीय को एशियाई खेलों के आयोजन ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक दिया गया था? दोस्तों यहाँ पे किस भारतीय की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे किस भारतीय को एशियाई खेलों के आयोजन के लिए ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक दिया गया था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 में बताना है। तो यहाँ पे किस भारतीय को एशियाई खेलों के आयोजन के लिए ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक दिया गया था? प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 सही आंसर रहेगा दोस्तों इंदिरा गांधी को, क्योंकि एशियाई खेल कब स्टार्ट हुए थे? 1951 में हो गए थे, लेकिन भारत में फिर से दोबारा से 1982 में 9वें एशियाई खेल हुए थे, तो यहाँ पे किसको? इंदिरा गांधी को दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए एक बार, किस देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खेलों के क्षेत्र अच्छा काम करने पर IOC द्वारा कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? दोबारा से देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को,
किस देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी जैसे भारतीय IOA है, इसके द्वारा खेलों में अच्छा काम करने पर IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है IOC, इसके द्वारा कौन सी ट्रॉफी उसे दी जाती है? 27 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, अच्छे किसी भी देश की ओलंपिक समिति है उसने अगर अच्छा काम किया तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा उसे अल्बर्टा बोनाकोसा ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है उसे? अल्बर्टा बोनाकोसा ट्रॉफी उसे प्रदान की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार भाग लिया था? कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहला महिलाओं ने भाग लिया था? और पहली महिला है वो चार्लेट कूपर है, जिसने पहली बार महिलाओं में पदक जीता था, वो चार्लेट कूपर थी। लेकिन पहली बार महिलाओं ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? 28 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। यह प्रश्न पूछा गया था 2022 थर्ड ग्रेड में कि पहली बार महिलाओं ने कौन से खेलों में भाग लिया था? तो वहाँ पे रथ दौड़ था, और एक गेम यहाँ पे रथ दौड़, और यहाँ पे शायद घुड़सवारी उससे संबंधित गेम थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ओलंपिक जो प्रतीक है ध्वज है उसमें यहाँ पे कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। वो किसका यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। जो 5 छल्ले हैं वो किसका रिप्रेजेंट करते हैं? इजी रहेगा प्रश्न नंबर 29। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है महाद्वीप। जो यानी 5 छल्ले हैं वो कितने? 7 महाद्वीपों का यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। निम्न में से किस ओलंपिक खेल में मेजर ध्यानचंद स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे? यानी कौन सा ओलंपिक है जिसमें जो मेजर ध्यानचंद थे वो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे? कप्तान की बात पूछी गई है दोस्तों। वैसे भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक उसके अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद कौन सी बार उसमें कैप्टन थे? 13 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था उसके अंदर ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? कैप्टन थे, कप्तान थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखें दोस्तों। निम्न में से कौन से भारतीय ने ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर पहला पदक जीता है? यानी ओलंपिक के अंदर पहला पदक कोई सा भी पदक हो चाहे वो कौन सा पदक जीता है, कौन था वो? अपने व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं दोस्तों। सन 1952 ध्यान रखना, सन 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक था उसमें मेडल जीता गया था। और वो कौन थे? प्रश्न नंबर 31 में तो के डी जादव ने कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता था। ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता था 1952 के हेलेंसिकी ओलंपिक के अंदर, जो भारत का पहला व्यक्तिगत पदक था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32। भारत के लिए ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? वो तो ध्यान रखना है दोस्तों पहला पदक था, कोई भी पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? वो के डी जादव था, जो कौन सा मेडल? कांस्य पदक जीता था। लेकिन यहाँ पे अब पहला व्यक्तिगत रजत पदक यानी पहला सिल्वर मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? जो सन 2004 के एथेंस ओलंपिक में अंदर जीता था, शूटिंग के अंदर जीता था, कौन सा खिलाड़ी है? 32 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है यहाँ पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वो यहाँ पे पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल जीतने वाला खिलाड़ी रहेगा एथेंस ओलंपिक 2004 में, और शूटिंग के अंदर जीता था। जैसलमेर से रिलेटेड है और दोस्तों भारत का खेल मंत्री भी ये रह चुका है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर वो कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून ध्यान रखना 23 जून 1894 को की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 33 में से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लुसानी स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यहाँ पे मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जो हॉकी में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला था 1928 में, उस टीम के कप्तान कौन थे?
1936 की मैंने बता ही दिया है, 1936 में ओलंपिक जीता था गोल्ड मेडल ओलंपिक हॉकी के अंदर, उसके मेजर ध्यानचंद थे। लेकिन पहली बार कौन जीता थे, उस टीम का कैप्टन कौन थे, 34 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा है वो पहली हॉकी के कप्तान थे 1928 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35। प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक के अंदर पदक जीता है, वो कौन है। पहला भारतीय खिलाड़ी तो कौन है, केडी जाधव, लेकिन पहली भारतीय महिला कौन है वो अपने यहाँ पे पूछा गया है, जिसने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक के अंदर भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के अंदर कांस्य पदक जीता था, वो कौन सी खिलाड़ी है। 35 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी है, वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली। और वर्तमान में ये दिल्ली खेल विश्व यूनिवर्सिटी है, उसकी कुलपति भी इसे बनाया गया है वाई। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। आधुनिक ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। 1924 के जो ओलंपिक है उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक था 1924 का, उसके अंदर ये गई थी। 36 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एन पोली। एन पोली है जो आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी थी, जो 1924 के अंदर पेरिस ओलंपिक में गई थी, एन पोली। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। 37 रहेगा, बीजिंग ओलंपिक 2008 में 8 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया था। दोस्तों यहाँ पे 2008 और उसमें भी 8, 2008 में 8 गोल्ड मेडल है वो किसके द्वारा यहाँ पे जीते गए थे। इससे पहले दोस्तों 7 गोल्ड मेडल जीतने का अवार्ड था, लेकिन बीजिंग ओलंपिक 2008 में 8 गोल्ड मेडल जीतकर उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 सही आंसर रहेगा। तो माइकल फेल्प्स है, उसने यहाँ पे 8 गोल्ड मेडल जीत के ये रिकॉर्ड बनाया, और ये अमेरिका के तैराक है। कौन है, तैराक है, ध्यान रखना है, तैराक खिलाड़ी है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38, ओलंपिक खेल के समापन की घोषणा कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे समापन की घोषणा है वो कौन करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 38 में बताना है समापन की घोषणा कौन करता है। अगर उद्घाटन की घोषणा पूछी जाए ओलंपिक में, उद्घाटन की घोषणा कौन करता है, तो आयोजक देश होता है उसका राष्ट्राध्यक्ष। जिस देश में आयोजित हो रहा है उसका राष्ट्राध्यक्ष क्या करता है, घोषणा। लेकिन समापन की बात करें तो यहाँ पे IOC का अध्यक्ष यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यहाँ पे अध्यक्ष समापन में के अंदर घोषणा करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, ओलंपिक खेलों में आखिरी बार किस वर्ष ठोस स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। ठोस स्वर्ण पदक यानी शुद्ध गोल्ड मेडल प्रदान कब किया गया था आखिरी बार। 39 बताना है दोस्तों। ये प्रश्न 2022 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 39, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1912 का एम्स्टर्डम ओलंपिक था। 1912 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर ध्यान रखना है पहली आखिरी बार शुद्ध गोल्ड का मेडल प्रदान किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा ओलंपिक खेल के लिए एक शीर्ष निकाय है। ओलंपिक खेलों के लिए शीर्ष निकाय कौन सी है वो अपने क्या पे बता। दोस्तों भारत की बात पूछी जाए तो भारत में अंदर IOA है, लेकिन ओलंपिक की बात की जाए पूरे वर्ल्ड की तो यहाँ पे IOC है, वो ध्यान रखना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ओलंपिक खेलों की शीर्ष संस्था है जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। लूसानी स्विट्जरलैंड, और 1894 में इसकी यहाँ पे स्थापना स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखें दोस्तों। आधुनिक पैरा ओलंपिक आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे प्रदान है। पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों, पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं। पैरा ओलंपिक प्रथम बार कभी स्टार्ट हुए थे, 1960 में स्टार्ट हो गए थे पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन। लेकिन यहाँ पे इसकी शुरुआत करने का श्रेय कौन है। जिस प्रकार कुबर्टिन को दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत है, लेकिन पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 41 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लुडविग गटमन रहेगा। यहाँ पे लुडिंग है वो गटमन,
गट्स मत नहीं है, गट मन है वो यहाँ पे किसका रहेगा, आधुनिक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करने का श्रेय रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष का अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में ओलंपिक खेल है दोस्तों कितने दिनों तक होते हैं, तो 16 दिनों तक होते हैं। पूर्व में देखे जाए तो प्राचीन ओलंपिक 5 दिनों तक आयोजित होते थे अगस्त महीने में। वर्तमान में 16 दिनों तक है, लेकिन ये कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, 42 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, ओलंपिक शब्द ओलंपस से लिया गया है, जो कि नाम है। ओलंपस है वो किसका नाम है, यानी ओलंपिक शब्द है वो किससे आया है, ओलंपस से। और ओलंपस है वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बता रहा है। नदी है, द्वीप, राष्ट्र या पर्वत। प्रश्न नंबर 43 में बता रहा है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों ओलंपस है वो यहाँ पे प्राचीन ग्रीस के अंदर क्या है, एक पर्वत था, पर्वत का नाम है ओलंपस। ओलंपस के नाम पर ही ओलंपिक शब्द का यहाँ पे निर्माण हुआ है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था। प्रथम आयोजन है वो कब हुआ था। लेटेस्ट वर्तमान आयोजन कब हुआ था, 2020 टोक्यो ओलंपिक हुआ था, यानी 21 में हुआ था, लेकिन ये जो 32वें क्रम का था। लेकिन पहला क्रम कब हुआ था आयोजन, वो अपने कम में बताना 44 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1896 के एथेंस ओलंपिक के अंदर पहला आयोजन आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 776 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, प्राचीन ओलंपिक विजेताओं को प्रदान किए जाते थे, यानी प्राचीन में ओलंपिक जो विजेता होते थे उसे क्या प्रदान करते थे। यानी वर्तमान में ओलंपिक के विजेता होते हैं उसे अपन क्या में देते थे, मेडल देते हैं। लेकिन प्राचीन में वो विजेता होते थे उनको क्या दिया जाता था, 45 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जैतून के पत्तों का मुकुट, यानी जैतून एक वृक्ष है, वृक्ष उसकी पत्तों से बना हुआ मुकुट उसको पहनाया जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46, देखिए, ओलंपिक ध्वज में पीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो येलो जो रिंग है वो कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये होता है ओलंपिक ध्वज में, तो उसमें जो येलो होता है यानी BYBGR, तो येलो होता है, ये येलो कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, 46 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे एशिया महाद्वीप या एशिया कॉन्टिनेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है येलो रिंग। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक अध्यक्ष होता है और 4 इसमें उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, प्रश्न नंबर 47 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 8 वर्ष के लिए। अगर पहली बार चुना गया है तो 8 वर्ष, और अगर दोबारा उससे का बार चुना गया है तो वो 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ध्यान रखना दोनों में शब्द है, फर्क है। पहली बार 8 वर्ष के लिए, दोबारा चुना जाता है तो 4 वर्ष के लिए। और एक व्यक्ति अधिकतम कितनी 12 वर्ष तक ओलंपिक संघ का अध्यक्ष रह सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48 देखें दोस्तों, IOC के उपाध्यक्ष व सदस्य का चुनाव हो कितने वर्षों के लिए होता है। यानी उपाध्यक्ष और सदस्य हैं उनका चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 वर्ष, यानी उपाध्यक्ष और जितने भी सदस्य हैं उनका चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। बाकी अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्ष के लिए होता है पहली बार में, और दूसरी बार में 4 वर्ष, टोटल वो 12 वर्ष के लिए रह सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, ओलंपिक खेलों के आयोजन का सम्मान दिया जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन है वो किसको दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, नाम किससे जाना जाता है, टोक्यो है किस कौन से देश में, जापान में। तो ये क्या है, टोक्यो क्या है, जापान का एक शहर है। तो ये किसको दिया जाता है, प्रश्न नंबर 49, ये एक शहर के नाम पे दिया जाता है, ना कि किसी देश के नाम पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 50, ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपियाड के किस वर्ष में होना चाहिए। ओलंपियाड के किस वर्ष में होना चाहिए, वो अपने यहाँ पे बताना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपियाड के किस वर्ष में होना चाहिए।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम वर्ष में, ओलंपियाड के प्रथम वर्ष में, यानी 2 ओलंपिक होते हैं उनके बीच के जो अंतर है वो ओलंपियाड कहलाता है। यानी 2 ओलंपिक हो गए, उनके बीच का जो अंतर लग रहा है उसे अपन ओलंपियाड कहते हैं। ओलंपियाड के प्रथम वर्ष में क्या होना चाहिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन होना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों। 51, ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी होती है, अवधि पूछी गई है वो कितनी होती है। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक थे, प्राचीन ओलंपिक खेलों की अवधि 1 दिन की होती थी, बाद में इसको बढ़ाकर 5 दिन कर दिया गया था और ये अगस्त महीने में आयोजित होते थे, अगस्त महीने में। लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इनकी अवधि कितनी होती है, और इनको पहली बार फिक्स कब किया गया था, 1928 के ओलंपिक में पहली बार फिक्स कर दिया गया था कि वर्तमान में जो ओलंपिक चल रहे हैं वो कितने समय के लिए आयोजित होंगे, 16 दिन के लिए आयोजित होंगे। ऐसा पहली बार फिक्स 1928 में किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52 देखें दोस्तों। किस ओलंपिक खेल में पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था, कला प्रतियोगिता पहली बार शामिल किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना है। और आखिरी बार कब शामिल किया गया था, तो आखिरी बार 1952 के ओलंपिक में इसे हटा दिया गया था, आखिरी बार शामिल कर लिया गया था। तो प्रश्न नंबर 52 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1912 का जो स्टॉकहोम ओलंपिक है 1912 का, उसमें पहली बार कला प्रतियोगिता को शामिल किया गया था और इसमें कुबर्टीन ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल इसके अंदर जीत लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, ओलंपिक खेल के उद्घाटन अवसर पर कौन से देश का दल मार्च पास्ट में सबसे आगे होता है। उद्घाटन की बात कर रहे हैं, उद्घाटन के समय पर कौन से देश का है वो दल है या जो परेड में है वो सबसे आगे रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 में बताना है और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है ग्रीस। यानी ओलंपिक खेल के उद्घाटन के अवसर पर कौन से देश का दल मार्च पास्ट में सबसे आगे रहेगा, तो ग्रीस का सबसे आगे होता है, जो ग्रीस देश है वो सबसे आगे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54, ओलंपिक खेल में मार्च पास्ट में सबसे अंतिम दल कौन सा होता है, सबसे अंतिम में दल है वो कौन सा होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 55 में बताना है दोस्तों। मैंने बताया था उद्घाटन में सबसे पहला दल कौन सा रहेगा सबसे आगे, तो वो ग्रीस सबसे आगे, लेकिन सबसे अंत में कौन रहेगा, तो मेजबान देश, जो देश में आयोजित हो रहा है उसका देश सबसे पीछे रहेगा, मेजबान देश सबसे पीछे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55, ओलंपिक खेलों की शपथ किसके द्वारा ली जाती है। ओलंपिक खेलों की जो शपथ है वो किसके द्वारा ली जाती है, राष्ट्राध्यक्ष, आईओसी अध्यक्ष, ओलंपिक खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या मेजबान देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ओलंपिक खेलों की शपथ है वो किसके द्वारा ली जाती है, 55 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो मेजबान देश है उसका जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो यहाँ पे ओलंपिक शपथ दिलाता है सभी खिलाड़ियों को। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56, पहली बार किस ओलंपिक खेलों में डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी, डोपिंग यानी नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई गई थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों पहली बार शपथ ओलंपिक में अंदर कब दिलाई गई थी, 1920 में दिलाई गई थी, लेकिन यहाँ पे डोपिंग के विरुद्ध की बात पूछ रहा है वो कब दिलाई गई थी, 56 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 2000 सिडनी ओलंपिक है उसमें पहली बार डोपिंग के खिलाफ क्या दिलाई गई थी, शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, ओलंपिक खेलों में समापन समारोह पर सबसे पहले किस देश का ध्वज फहराया जाता है। समापन समारोह की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, ओलंपिक खेलों में समापन समारोह पर सबसे पहले किस देश का ध्वज फहराया जाता है। समापन समारोह की बात कर रहे हैं अपन 57 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है ग्रीस। ग्रीस देश का ध्वज है वो सबसे पहले फहराया जाता है, किसमें, समापन समारोह में सबसे पहले जो ध्वज होता है वो ग्रीस देश का होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58 देखें दोस्तों, ओलंपिक में मशाल दौड़ की मानक दूरी होती है, सॉरी मैराथन दौड़ है, ओलंपिक के अंदर मैराथन दौड़ की जो मानक दूरी है, स्टैंडर्ड जो दूरी है वो कितनी होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 58 के अंदर वो रहेगा 26 मील 385 गज, वो ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी होती है। ये तो गज में होती है, अगर किलोमीटर में देखें तो 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर रहेगी।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59, ओलंपिक खेलों में मैराथन दौड़ को कब शामिल किया गया था? मैराथन दौड़ है वो कब शामिल की गई थी ओलंपिक के अंदर, वो अपने यहाँ पे बताना। 59 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1896 का जो पहला ओलंपिक हुआ था, आधुनिक ओलंपिक, उसी के अंदर यहाँ पे मैराथन दौड़ को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? शीतकालीन विंटर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, वो कब शुरू हुए थे दोस्तों? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहली बार कब स्टार्ट हुए थे? 1896 में हो गए थे, लेकिन यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक पूछे गए हैं 60 के अंदर। सही आंसर रहेगा तो सन 1924 के जो पेरिस ओलंपिक थे उसमें पहली बार यहाँ पे शीतकालीन विंटर ओलंपिक शुरुआत किए गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61, आधुनिक ओलंपिक खेलों में शुभंकर की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? यानी जो आधुनिक ओलंपिक खेल है उसमें शुभंकर कौन से ओलंपिक में शुरू किया गया था पहली बार? प्रश्न नंबर यहाँ पे 61 और जो सही आंसर रहेगा सन 1968 का ओलंपिक था, उसके अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है पहली बार किसको, शुभंकर को शामिल किया गया था। और वर्तमान में लेटेस्ट 2020 टोक्यो ओलंपिक है, उसका शुभंकर का नाम क्या है? तो वो मिराई तोवा है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक में पहला विजेता खिलाड़ी जिसने स्टेडियम दौड़ जीती कौन था? स्टेडियम दौड़ दोस्तों, प्राचीन में अंदर जो ओलंपिक था उसमें स्टेडियम दौड़ कितनी थी? 210 गज से संबंधित थी, 200 गज 190 गज से संबंधित थी, उसे अपन स्टेडियम दौड़ कहते थे। तो वो कौन सा खिलाड़ी था? 62 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों कोरोबस। कोरोबस ने प्राचीन ओलंपिक में पहली बार स्टेडियम दौड़ जीती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63, किस शासक ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया था? दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुए थे? तो 776 ईसा पूर्व स्टार्ट हो गए थे, बाद में आके 394 में उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन उनको बंद करने किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर 63 में वो रहेगा दोस्तों थियोडोसिस फर्स्ट। रोम का सम्राट था दोस्तों, ये रोम देश का वो थियोडोसिस फर्स्ट था, क्योंकि एथेंस के ऊपर किसका आधिपत्य हो गया था? प्राचीन एथेंस में वो रोम का आधिपत्य हो गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रथम अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था, वो अपने घर पे बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक है, ध्यान रखना थॉमस बॉक इसके वर्तमान अध्यक्ष है, लेकिन प्रथम अध्यक्ष 64 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों डेमेट्रियस विकेलस। डेमेट्रियस विकेलस है वो, ध्यान रखना प्रथम ओलंपिक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई? दोस्तों यहाँ पे शपथ ली गई वो कौन सा ओलंपिक था? डोपिंग के खिलाफ पहली बार वो शपथ कब ली गई थी दोस्तों? डोपिंग के खिलाफ तो वो सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ली गई थी, लेकिन यहाँ पे ओलंपिक शपथ पूछी गई है 65 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1920 का एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66, कौन से ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था? हॉकी के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीता था, उस समय भारत के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह थे, 1928। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 66 में 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक भारत का पहला ओलंपिक गोल्डन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। भारत का ये गोल्डन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67, किस ओलंपिक में खिलाड़ियों ने पहली बार खेल गांव बनाए गए? खिलाड़ियों के लिए ध्यान रखना है, खिलाड़ियों के लिए पहली बार खेल गांव बनाए गए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अशोक पोडियम यानी अशोक स्तंभ का भी उसमें पहली बार प्रयोग किया गया, यानी मेडल विजेताओं को पोडियम का भी पहली बार प्रयोग किया गया था। वो कौन सा ओलंपिक था? 67 सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक है, उसके अंदर पहली बार खिलाड़ियों के लिए खेलगांव और पोडियम का भी प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल
कहाँ स्थित है? अमरावती में। किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया था? दोस्तों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, जिसकी स्थापना 1914 में हुई थी अम्बा और अनंत वेद के द्वारा अमरावती में। इसके द्वारा कौन से ओलंपिक खेलों में देसी खेलों यानी देसी खेलों का प्रदर्शन किया गया था? 68 में। सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1936 का बर्लिन ओलंपिक है, उसके अंदर पहली बार हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने अपने देसी खेलों का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था? चौथा स्थान यानी अभी तक भारतीय फुटबॉल टीम है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन सा है? तो वो चौथा स्थान है, लेकिन वो कौन से ओलंपिक में किया गया था? दोस्तों भारतीय जो फुटबॉल टीम ने पहली बार 1948 के ओलंपिक में भाग लिया था, ध्यान रखना है 1948 के लंदन ओलंपिक में। लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थान चौथा स्थान कौन से ओलंपिक में प्राप्त किया? सन 69 सही आंसर रहेगा दोस्तों। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक है उसमें चौथा स्थान प्राप्त किया था, वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और लास्ट बार उसने क्वालिफाई कब किया था? वो 1960 में किया था, उसके बाद क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 देखिए दोस्तों, एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? एशिया की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? प्रश्न नंबर 70 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों, एशिया में पहली बार आयोजित हुए थे वो टोक्यो के अंदर हुए थे। टोक्यो कहाँ है? तो जापान में 1964 में आयोजित हुए थे। साथ ही में टोक्यो एक बार 1940 के अंदर भी उसको अलॉट किया गया था, लेकिन वहाँ पे आयोजित नहीं हो पाए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71, ओलंपिक एंथम यानी एंथम का मतलब राष्ट्रगान, ओलंपिक एंथम प्रथम बार किस ओलंपिक में गाया गया था? ओलंपिक एंथम की बात कर रहे हैं अपन, ओलंपिक राष्ट्रगान है वो पहली बार कौन से ओलंपिक में गाया गया था? 71 में बताना है दोस्तों आपको। ओलंपिक एंथम पहली बार कौन से यहाँ पे ओलंपिक में गाया गया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों 71 का वो रहेगा 1960 के रोम ओलंपिक में ओलंपिक एंथम का पहली बार ओलंपिक गाया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? उद्घाटन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। ओलंपिक खेलों का समापन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो समापन ध्यान रखना आईओसी अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? 72 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो मेजबान देश का राष्ट्र अध्यक्ष होता है उसके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखिए दोस्तों, क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? यानी पहली और अंतिम बार, अभी तक मैं इसका अर्थ बताऊंगा आपको। पहली बार पूछा गया, लेकिन पहली क्या अंतिम बार भी एक ही बार हुआ है। पहली और अंतिम बार अभी तक कौन से ओलंपिक में शामिल किया गया था? 73 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें क्रिकेट को पहली और आखिरी बार अब तक शामिल किया गया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74, ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार कब भाग लिया था? भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार कौन से ओलंपिक के अंदर भाग लिया था वो अपने यहाँ पे बताना है। 74 में बताना है दोस्तों। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार जो भाग लिया था वो सन 1920 का एंटवर्प ओलंपिक था। उससे पहले सन 1900 के ओलंपिक के अंदर भी नॉर्मन पिचार्ड नामक दो व्यक्ति थे, नॉर्मन पिचार्ड थे, उसने भी भाग लिया था, लेकिन वो अंग उस तरह में उसका दर्जा नहीं दिया गया था भारतीय का। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1920 का एंटवर्प ओलंपिक। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 देखें दोस्तों, पहली बार ओलंपिक ज्वाला को मशाल द्वारा कब प्रज्वलित किया गया? ओलंपिक ज्वाला मतलब फ्लेम जो 1928 में जलाई गई थी, उसको मशाल यानी 1928 में 36 में स्टार्ट की गई थी, उसके द्वारा कब जलाया गया था? 75 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ज्वाला को मशाल के द्वारा जलाया गया था, प्रज्वलित किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76, आधुनिक ओलंपिक में ब्लू रिबन स्पर्धा के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लू रिबन स्पर्धा, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे नाम क्या है? ब्लू रिबन स्पर्धा है, वो किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक की बात कर रहे हैं। 76 में बताना है।
तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 100 मीटर की जो दौड़ होती है, 100 मीटर की दौड़, उसे अपन ब्लू रिबन स्पर्धा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 77, भारत के प्रथम ओलंपियन जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीते हैं। प्रथम पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, भारत के प्रथम ओलंपियन जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीते हैं वो कौन है? 77 बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है सुशील कुमार, जिसने कुश्ती के अंदर जीते हैं 2 पदक। एक इसने सिल्वर मेडल जीता है और एक इसने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 देखें दोस्तों। हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक खेल कब और कहाँ पर आयोजित हुए? हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ऊंचाई पर। तो पहली बार कब और कहाँ आयोजित हुए थे? प्रश्न नंबर 78 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पर जो ओलंपिक हुए थे पहली बार वो सन 1968। 78 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1968 के मेक्सिको ओलंपिक हुए थे, वो हाई एल्टीट्यूड ओलंपिक कहलाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79। HC बक यानी हैरी क्रोबक के नेतृत्व में भारतीय टीम ने किस ओलंपिक में भाग लिया था? हैरी क्रोबक की बात कर रहे हैं अपन, उसके नेतृत्व में भारतीय टीम ने कौन से ओलंपिक के अंदर भाग लिया था? भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक HC बक को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 79। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सन 1924 का जो पेरिस ओलंपिक था उसके अंदर हैरी क्रोबक के नेतृत्व में भारतीय टीम ने भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80। भारतीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया था? दोस्तों आप दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा। भारतीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर पहली बार भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? 80 में मरदाना। दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, तो भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में हुई थी। उसके बाद में ओलंपिक पहला बार कब हुआ था? तो वो 1928 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल है वो किसका है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तौर पर अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जो लगभग 29 ईयर्स यानी 29 वर्ष तक है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 81। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरिडिक कुबर्टिन का सबसे लंबा कार्यकाल है, ये अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 देखिए दोस्तों। भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का जो श्रेय किसे जाता है? भारत के अंदर पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है 82 के अंदर। प्रश्न नंबर 82 से आंसर रहेगा दोस्तों सर दोराबजी टाटा है, वो उसको भारत में ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय जाता है। और जो भारतीय ओलंपिक समिति है उसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? तो वो सर दोराबजी टाटा थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83। अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया था? अंतरिम का मतलब दोस्तों आपको मैं बताऊं, यानी 10 साल के बाद। 83 में बताना है आपको कि पहली बार स्टार्ट कब हुए थे? 1896। उसके 10 साल बाद अंतरिम ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुए थे? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1906 में अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। एथेंस के अंदर ही इनका आयोजन फिर से किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार किस खेल में भाग लिया था? किस खेल में भाग लिया था? ध्यान रखना दोस्तों पे आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार भाग कब लिया था? 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। और ये प्रश्न शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था कि महिलाओं ने प्रथम बार किस खेल में भाग लिया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 84। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस के अंदर, और साथ ही में एक और था घुड़दौड़, यानी घुड़दौड़, 2 खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों। भारत ने पहली बार कौन से ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? यानी कौन से पैरा ओलंपिक के अंदर? पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हो गई थी, लेकिन भारत ने कौन से पैरा ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था? 85 में बताना अपने को।
तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारत ने जो पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लिया था वो सन 1968 के पैरा ओलंपिक खेल जो तेल अवीव के अंदर आयोजित हुए थे उनमें यहाँ पे भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86 देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न रहेगा आज के प्रश्न उत्तरी का। कौन से ओलंपिक खेलों में हॉकी स्पर्धा पहली बार एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित की गई थी? एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सा ओलंपिक है जिसमें पहली बार हॉकी स्पर्धा है, हॉकी को एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित किया गया था, उसमें भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था? 86 सही आंसर रहेगा दोस्तों, 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक है, उसमें भारत ने हॉकी स्पर्धा एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित की गई थी और भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार अपने लगभग 120 प्रश्न किए हैं। कितना स्कोर कर पाए हैं, क्लास कैसे लगी वो भी बताइए। और अगर आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं दोस्तों, 20 दिन के अंदर भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और क्लासों को बार बार रिपीट करते रहिए। प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से 100+ क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स की PDF आपको इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।